हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बिजनेस स्टडीज़ के क्लास में। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2.5 स्टार्ट किया था और उसके बेसिक्स के बारे में हमने वो पूरी क्लास गुजार दी थी। हमने चैप्टर शुरू भी नहीं किया और उससे पहले हमने एक क्लास इस पे गुजार भी दी। उसका पर्पस सिर्फ ये था कि आप कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर के रूप में, पूरे जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर लें कि भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, कंपनी होती क्या है। तो एक बार दोबारा से, कंपनी जो होती है वो कंपनीज एक्ट, कौन सा कंपनीज एक्ट? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कुछ पर्संस के द्वारा कानून के तहत रजिस्टर्ड एक संस्था होती है जिसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम जो पर्संस होते हैं उसकी हमने चर्चा की थी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी तो उसके अंदर कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए मैक्स, और जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर होने चाहिए कम से कम 7। प्राइवेट कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 200 और पब्लिक के अंदर कोई लिमिट नहीं। इतने मेंबर्स अगर मिल जाते हैं तो वो कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट बनानी है तो कम से कम 2 लोगों का मिलना जरूरी है और पब्लिक बनानी है तो 7 का मिलना जरूरी है। ठीक है। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के मेंबर्स, ये मेंबर्स शेयर होल्डर्स कहलाते हैं जो कंपनी की हिस्सेदारी को परचेज करते हैं। एक कंपनी 100 करोड़ रुपए की है, 10 करोड़ रुपए उस कंपनी में मैंने लगा रखे हैं, तो मैं उस कंपनी की 10% हिस्सेदार हूं। उस कंपनी का जितना भी प्रॉपर्टी है ना, उस कंपनी की टोटल प्रॉपर्टी का मैं 10% के बराबर हिस्सेदार हूं। तो जो भी व्यक्ति कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो उसकी टोटल पूंजी के अनुपात में वो जितना पैसा लगाता है वो उतने ही परसेंट का हिस्सेदार कहलाता है। कंपनी इन हिस्सेदारों को शेयर होल्डर्स कहती है और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं यही कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। शेयर होल्डर्स दूर बैठे होते हैं इसलिए वो सारा काम नहीं संभाल सकते, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी में अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठा देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, और उन रिप्रेजेंटेटिव को कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स अपने ही लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर कंपनी के अंदर बिठा देते हैं, उन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये व्यक्ति कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे चलाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, चलते हैं हम इस चैप्टर की तरफ। तो बेटा इसका मीनिंग हम कर चुके हैं। मैं सीधा ही पहुंचता हूं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है फीचर्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेज नंबर 1 पे ही है नीचे। सबसे पहला इसका फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कुछ लोगों के द्वारा गठित किया गया एक इनकॉर्पोरेटेड यानी कानून के नियमों को फॉलो करते हुए इसका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो हमने कहा कि भैया कुछ लोगों के द्वारा एक संगठित संस्था है, कानून के द्वारा इसका निर्माण होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के जो नियम है वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। पहले हमारे यहाँ पर 1956 का एक्ट था, लेकिन जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया तब से इस एक्ट को खत्म कर दिया गया और अब जितनी भी कंपनियां बनेंगी वो इस एक्ट के तहत बनेंगी और इस एक्ट के जो भी नियम है वो उनके ऊपर अप्लाई होते रहेंगे। ठीक है बेटा। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस है क्योंकि इसको लीगली रूप से बनाया जाता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर्स होने चाहिए और पब्लिक के अंदर 7 होने चाहिए कम से कम। ये व्यक्ति अगर मिल जाते हैं तो वो इस प्रकार के एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बेटा। कंपनी को रजिस्टर्ड कराना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी है इसका एक सबसे बड़ा फीचर है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मिस्टर ए ने किसी कंपनी के 500 शेयर्स परचेज कर रखे हैं, 500 शेयर्स परचेज कर रखे हैं और एक शेयर की कीमत है ₹10 पर शेयर।
हम कंपनी के अंदर शेयर खरीदते हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये कुछ भी हो सकती है। हम मान के चल रहे कि एक शेयर कंपनी का 10 रुपये का बिकता है। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी खरीद सकता हूँ। ए ने 500 शेयर्स खरीदे 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल इसका जो पैसा बनता है कंपनी में वो बनता है 5,000 रुपये। यानी मिस्टर ए को कंपनी को 5,000 रुपये का चेक बना के देना पड़ेगा, तब ये इस कंपनी का 5,000 रुपये के बराबर मालिक माना जाएगा। इस बंदे ने क्या किया, कंपनी जो 10 रुपये है ना, इसको टुकड़ों में मंगवाती है। हो सकता है मिस्टर ए ने 500 शेयर्स पे 8 रुपये दे दिए, 2 रुपये की जो किस्त थी ना 10 रुपये में से, वो इसने अभी नहीं दिए। इस बंदे के 4,000 रुपये कंपनी के अंदर जा चुके। तो ध्यान रखना, कंपनी अपने एक शेयर की वैल्यू को टुकड़ों में मंगवाती है। 2 रुपये का भी मंगवा लिए, 3 का भी मंगवा लिए, 4 का भी मंगवा लिए। इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो +2 में हम और ज़्यादा डेप्थ में सीखेंगे। अभी सिर्फ आप नॉर्मली व्यू लेके चलो। हो सकता है कंपनी ने इसके टुकड़े किए 2 + 3 + 2, 3 2 5 2 7 और 3 10, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ 3 6 2 2। कंपनी ने इसको 4 टुकड़ों में मंगवाना था, 3 3 2 2। तो यहां तक कंपनी ने इसका पैसा मंगवा लिया। भी एक शेयर पे 8 रुपए बनते हैं, 8 रुपए ले आओ। तो ए ने 8 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए कंपनी को दे दिए। अभी भी इसको 2 रुपए चुकाने बाकी हैं, यानी 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए अभी भी इसको कंपनी में देने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो ये पक्का होल्डर कहलाएगा, अभी तो आंशिक होल्डर है। तो जब कंपनी के अंदर लॉस होगा और कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे मंगवाएगी, तो वो मिस्टर ए से ज्यादा कितने पैसे मंगवा सकते हैं बेटा, सिर्फ 1,000। जितने उसने दे दिए वो तो खत्म, जितने उसने नहीं दिए ना अभी तक, उतने ही पैसे लॉस की कंडीशन में उस बंदे से मंगवाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर्स की कितनी कीमत है उसके बराबर कंपनी आपसे पैसा मंगवाएगी। अगर आपने पूरे दे दिए हैं तो एक भी नहीं मंगवाएगी। अगर आपने कुछ पैसे रख लिए हैं जो कि बाद में देने वाले हो, तो ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये होता है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अगला जो इसका फीचर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अलग है और कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, जो कि कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कंपनी अलग है और जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं। अगर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाए, कोई नया मेंबर और जुड़ जाए, तो इससे कंपनी की कार्य प्रणाली पर, ऑपरेशंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। अगर कंपनी ने कोई कॉन्टैक्ट किया है तो कंपनी ही उसके लिए जिम्मेदार होगी, ना कि उस कंपनी के मेंबर्स। तो कंपनी अलग होती है बेटा, मेंबर्स अलग होते हैं, इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कानूनी तौर पर कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। जब भी कोई केस होगा कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी के नाम से केस होगा, ना कि मेंबर्स के नाम से। कंपनी का नाम है, मान लो ABC लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी है। तो जब भी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस होगा और कंपनी को कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा, तो वो केस ABC लिमिटेड के नाम से फाइल होगा, ना कि इन मेंबर्स के नाम से। मेंबर्स तो अलग हैं, बाद में देखा जाएगा कि कंपनी जो कोर्ट है वो किस किस को अदालत में बुलवाती है। केस फाइल होगा कंपनी के नाम से, तो इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है बेटा, 3 हो गए। और चलते हैं, नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है, एक स्टैंप होती है कंपनी की, स्टैंप होती है जो ठप्पा लगाते हैं, वो स्टैंप। अब कंपनी जो है वो बोल तो सकती है, अपने सारे काम वो कैसे करती है, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो अपनी जो सील है वो लगा देती है। कंपनी की जो सील होती है जिसे हम स्टैंप बोलते हैं। आप जैसे स्कूल में आए, आपको वो डॉक्यूमेंट लेना था स्कूल से, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट बनाया और उस पर प्रिंसिपल सर के साइन करवाए और उसमें मोहर मार दी।
तो उस मोहर के, उस स्टैम्प के मारने से अब वो डॉक्यूमेंट लीगल हो गया है। अब स्कूल वाले जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे और आप उसको मानने के लिए तैयार होंगे कि स्कूल ने देखो स्टैंप लगा के दी है, तो ये एक ओरिजिनल कागज है और इसमें लिखी गई जो बातें हैं वो स्कूल वाले मानते हैं। आपको उन्होंने कोई टीसी वगैरह दी, एसएलसी दी, या आपने और कोई डॉक्यूमेंट बनवाया, तो जिस भी डॉक्यूमेंट पर किसी भी संस्था की मोहर लग जाती है तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है बेटा। तो कंपनी चूंकि बोल तो सकती नहीं, ये अपने सारे काम इस स्टैंप के माध्यम से करेगी। जिस भी कागज पर कंपनी की स्टैंप लग गई वो कागज कंपनी से संबंधित माना जाएगा, और अगर उस कागज में कोई फ्रॉड निकला तो कंपनी उस चीज के लिए जिम्मेदार भी कहलाएगी। ये होता है बेटा कॉमन सील। नेक्स्ट है बेटा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है आजीवन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, आजीवन चलना। यानी कंपनी का जो कार्य प्रणाली है वो जिंदगी भर चलती रहेगी, मेंबर्स के आने का जाने का, कंपनी के कार्य विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी निरंतर सालों साल चलती रहेगी, लाखों हजारों जितने भी साल चल सकती है, क्योंकि मेंबर्स आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आज 100 मेंबर्स हैं, हो सकता है कल को 120 हो जाए, हो सकता है घट के 80 हो जाए, तो कंपनी तो चलेगी ना। ये मिनिमम संख्या होनी चाहिए। कंपनी चाहे अब चला लो लाखों सालों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, ठीक है। तो कंपनी का जीवन है वो परपेचुअल होता है, आजीवन होता है, अनंत काल तक ये चलती है। मेंबर्स के आने जाने का इस कंपनी के चलने पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो ये होगी बेटा हमारी 5 फीचर्स। इसके बाद छठा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये बेटा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर मैंने देखो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें तो शेयर्स ट्रांसफर होते नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसमें सारा पैसा कंपनी बनाने वालों जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने ही दिया है। पब्लिक से हमने कोई पैसा नहीं मंगवाया है, हम किसी को इनवाइट ही नहीं करते कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी यानी जिसके अंदर हमारे जैसे लोग पैसा लगा सकते हैं। मैं 10,000 रुपये भी लगा सकता हूँ, 20 भी लगा सकता हूँ, लाख भी लगा सकता हूँ, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स जिसने खरीद लिए, पब्लिक कंपनी के शेयर्स जिसने खरीद लिए वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 100 शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के, मैं इन शेयर्स को रखना नहीं चाहता, बेचना चाहता हूँ। तो अगर मेरे को कोई अलग से प्राणी मिलता है, मिस्टर ए मिल गया, उसने कहा भी मेरे इस कंपनी में पैसे लगाओ, मैं पैसे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा एक काम कर, मेरे पास इस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, मैं इन शेयर्स को रखना नहीं चाहता, तू ले ले ये शेयर्स। भाई तू वहां जाएगा कंपनी में, वहां भी पेमेंट दे के आएगा, तो क्यों ना तू मेरे वाले शेयर्स ही ले ले, मैं तेरे नाम ट्रांसफर कर देता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है कोर्ट के अंदर वो बना के मैं तेरे पास ये शेयर भेज देता हूँ। तो पब्लिक कंपनी की जो शेयर्स हैं वो इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को, ठीक है बेटा। ये हो गए 6 फीचर्स। अब है 7वां, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है। देखिए ओनरशिप का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं और वो पूरी दुनिया में बिखरे होते हैं। कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई दूसरे देश में, कोई अपने ही देश में बहुत दूर बैठा है। और मैनेजमेंट का मतलब होता है उस कंपनी को चलाना। इन बंदों में से ही कुछ लोग चुनकर हम कंपनी में क्या बना देते हैं बेटा, हम बना देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन लाखों इंसानों के बिहाफ पर ये कुछ लोग होते हैं कमेटी के अंदर, ये कंपनी का संचालन करते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए ओनरशिप कंपनी की होती है शेयर होल्डर्स के हाथों में, और जो मैनेजमेंट होता है वो उन लोगों के द्वारा चलाया जाता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधि जो इनके बिहाफ पर कंपनी का जो संचालन है वो करेंगे। तो ओनरशिप बेटा अलग होती है जो कि शेयर होल्डर्स के हाथों में होती है, मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। तो ये थे बेटा कंपनी के कुछ फीचर्स। अब देखिए पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के प्रकार। देखिए पहले मैं आपको 2 करवाऊंगा, तीसरा मैं करवाऊंगा बाद में आपको, पहले मैं 2 करवाऊंगा आपको। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 पब्लिक कंपनी। तीसरी जो कंपनी होती है बेटा उसको हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। इसको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। मैं अभी पहले इनके बारे में डिस्कस कर रहा था क्योंकि इनके बीच जो डिफरेंस है वो माइनर है, ये एक सेपरेट है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर बताई गई है। पब्लिक कंपनी है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अंदर बताई गई है। तो कई बार बेटे सेक्शन भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन से सेक्शन में कौन सी कंपनी बताई गई है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, धारा 2 उपधारा 68 ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी को जो भी लोग बनाएंगे ना बेटा, वो इस कंपनी को जितना भी पैसा चाहिए होगा चलाने के लिए वो सारा पैसा अपनी ही जेब से लगाएंगे। जैसे अभी हमने कहा कि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 200। अब इस कंपनी के अंदर मान लेते हैं 80 लोग हैं, 80 लोग। ये लोग जनता से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये हमारी ही कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो ये 80 लोग अपने अपने पैसे लाएंगे, यानी कि ये जो कंपनी है ये आम जनता को ये नहीं कहेगी कि मेरे यहाँ पर आप पैसे लगाओ। जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है, नाम ही पब्लिक है, ये पब्लिक कंपनी हमेशा जनता का सहयोग मांगेगी कि भाई देखो मेरे पास तो पैसे है नहीं, आम जनता जो कि कंपनीज में पैसे लगाना चाहती है वो हमारे यहाँ पर पैसा लगा सकती है। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है अपने यहाँ पैसा लगाने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी जनता को आमंत्रित करती है कि हमारे यहाँ पर पैसे लगाइए। ठीक है, ये हो गई इसकी बेटा संख्या, मिनिमम और मैक्सिमम। अब इसी के बारे में देखते हैं कि देखो इसमें तो अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं, लाख हजार कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें इसने लिमिट रख दी 200 की, कि 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स नहीं होने चाहिए, शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए। इन 200 मेंबर्स के अंदर हम एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड हटा देते हैं कुछ लोगों को। किन को? वो मेंबर, वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज वेल एज मेंबर्स। अगर इस कंपनी के एम्प्लॉय है और वो कंपनी के मेंबर्स भी हैं, भाई मैं किसी कंपनी में काम करता हूं तो मैंने उस कंपनी के शेयर्स भी खरीद लिए, तो प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं और जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं इस प्राइवेट कंपनी के, उनको इन 200 के अंदर शामिल नहीं करेंगे बेटा। दूसरा, प्रायर एम्प्लॉय एंड मेंबर, पहले हमारे पास वो एम्प्लॉय थे और मेंबर भी थे, बट नाउ नो एम्प्लॉय बट मेंबर। ध्यान से देखना इसको,
एक तो वो एम्प्लॉय जो कि अभी भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी के मेंबर्स भी हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, पैसे लगाए हुए हैं। दूसरा, हमारी कंपनी के वो एम्प्लॉय जो कि पहले हमारे कर्मचारी थे और मेंबर भी थे, लेकिन उन्होंने हमारी कंपनी छोड़ दी एज ए एम्प्लॉय, लेकिन मेंबर अभी भी बने हुए हैं। यानी इन्होंने पैसा अब भी लगा रखा है कंपनी में, लेकिन इन्होंने जॉब छोड़ दी। तो इन लोगों को 200 की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। 200 जो काउंट होंगे तो इन लोगों को काउंट नहीं करा जाएगा, और जो बाहर होंगे उनको काउंट करा जाएगा। तो सबसे मोटा मोटी डिफरेंस तो हो गया इनके मेंबर्स के ऊपर। ठीक है बेटा। दूसरा, does not issue prospectus or does not invite the public to buy its shares or debentures। पब्लिक को कभी भी ये इनवाइट नहीं करेगी कि आप हमारी कंपनी में आओ और हमारे शेयर्स या डिवेंचर्स को परचेज करो। शेयर्स के जैसे भी डिवेंचर होते हैं, इन्हें डीपली में समझाऊंगा आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। अभी आप शेयर्स के बराबर मान के चले। पब्लिक कंपनी क्या करती है? इनवाइट द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस नहीं छापेगी, यानी जनता को कभी भी नेट के थ्रू, अखबार के थ्रू कभी भी ये नहीं कहेगी कि कोई भी इंसान हमारी कंपनी में पैसा लगा सकता है। इसके ऊपर बैन होता है। इस कंपनी के ऊपर बैन नहीं होता क्योंकि नाम ही पब्लिक है। ये हमेशा जनता को आमंत्रित करती है, नेट के थ्रू एडवर्टीजमेंट देके, न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी भी लिंक के थ्रू एडवर्टीजमेंट करती है और कहती है कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है। नंबर 3, does not invite the public for public deposits। इनवाइट्स, देखो जिस प्रकार कम जनता हमारे शेयर्स और डिबेंचर खरीदती है, उसी प्रकार जनता पैसे जमा भी करवाती है। वो शेयर्स या डिबेंचर नहीं खरीदते, वो कहते हैं हमारा पैसा आप जमा कर लो, वैसे हमें शेयर होल्डर नहीं बनना। आप जैसे बैंक में जमा कराते हो ना, तो कई बार जो पब्लिक होती है वो कंपनीज के अंदर पैसा जमा करा देती है, एज ए शेयर होल्डर नहीं, नॉर्मली। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी भी इंसान का पैसा स्वीकार नहीं करेगी, अपने अपने लोगों को छोड़कर, अपने जो लोग हैं इसके 200। लेकिन ये जो है, ये किसी भी प्रकार के इंसान से एज ए डिपॉजिट पैसा स्वीकार कर सकती है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट अलाउड, ट्रांसफर अलाउड। ये कंपनी कभी भी, जिसके पास शेयर्स हैं इस कंपनी, यानी इसके जो प्राइवेट लोग हैं 200, वो इसके प्राइवेटली होते हैं, अंदर के लोग, यहाँ नॉर्मल जनता होती है। तो इस कंपनी के शेयर्स जिन प्राइवेट लोगों ने खरीदे हुए हैं वो आपस में ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे को, बैन होता है। जबकि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स को कभी भी दूसरे के यहाँ पर बेच सकता है, जब भी चाहे कंपनी छोड़ के जा सकता है। एक ये पॉइंट है बेटा। और नेक्स्ट है कैपिटल। एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। कितने कैपिटल से ये कंपनी स्टार्ट होगी, जितना गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि आप 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख से 10 लाख से अपना बिजनेस शुरू करो।
जितना भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती हैं कंपनी को बनाते टाइम, ये हम नेट पे सर्च कर लेते हैं, कोई भी कंपनी बनाते हैं प्राइवेट कि भाई कितनी कैपिटल से शुरू करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कहती है जितना भी आप लगाना चाहो पैसा उतने से स्टार्ट कर दो, बस हमें इन्फॉर्म कर दो कि कितने रुपए से आपने बिजनेस शुरू किए। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है इसके अंदर जो कैपिटल है वो है 5 लाख, इसे बोलते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल। कम से कम 5 लाख रुपए से पब्लिक कंपनी को शुरू बेटा करना ही करना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट कंपनी को कितने भी पैसों से शुरू किया जा सकता है। तो देखो मैंने आपको 5 इनकी वो करवा दी, इनके प्रोविजंस। एक हमने मेंबर्स के ऊपर पढ़ा था और 4 हमने ये पढ़ लिए। तो कहते हैं कि ये पांचों के पांचों दोनों कंपनी को फॉलो करने होंगे, तब जाके वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अगर इस प्राइवेट कंपनी ने एक भी कंडीशन को खत्म किया, एक भी कंडीशन को वायलेट किया, एक भी कंडीशन को ब्रेक किया, एक भी कंडीशन को तोड़ा, ये तुरंत पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, तुरंत पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। जैसे इसने मेंबर्स की संख्या 220 कर दी, प्रोविजन तोड़ दिया, 200 हो सकते ज्यादा ज्यादा, तुरंत क्या बन जाएगी, ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इसने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को अलाउड कर दिया जबकि अलाउड नहीं है, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इसने किसी इंसान से, बाहरी इंसान से डिपॉजिट स्वीकार कर लिया, किसी बाहरी इंसान को शेयर्स बेच दिए, तुरंत ये कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ऑटोमेटिक उसी दिन से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसकी 5 कंडीशंस अलग है प्राइवेट कंपनी बनने के लिए, इसकी 5 कंडीशंस अलग है पब्लिक कंपनी बनने के लिए। तो ये हमने पढ़ा था पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में। अभी इनके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल से। ये एक डेफिनेशन थी कि किसी भी कंपनी को पब्लिक और प्राइवेट में कैटेगराइज करने के लिए आपको 5 कंडीशंस उसकी याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए तीसरी कंपनी की मैं बात कर रहा था जिसका नाम था 1 पर्सन कंपनी। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा ओपीसी। ओपीसी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ZZK। देखो सबसे पहले जो लिखा होता है वो होता है सेक्शन, ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसे बोलते हैं बेटा सब सेक्शन, क्योंकि ये बोलने का तरीका होता है। और सब सेक्शन के साथ भी कोई ना कोई ब्रैकेट है तो इसे बोलते हैं बेटा क्लोज। क्लोज तो किसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको, सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ZZK। इसके अंदर हमें ओपीसी के बारे में बताया हुआ है। नाम से पता चल रहा है बेटा होता क्या था कि सोल प्रोप्राइटर हमने पढ़ा है, हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा है। वो ऐसा व्यापार था जो अकेले व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन इस व्यापार की कुछ कमियां थी, लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, इसके ऊपर लोग फेथ नहीं करते थे क्योंकि ये बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होते थे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का फेथ कम था कि ये जो है एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। इसकी जो प्रक्रिया है यानी ये बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है मालिक के मरने के बाद। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि सिंगल व्यापारी व्यापार कर रहा है लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, उसको एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस मानते हुए उस बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भेदभाव है वो उत्पन्न हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम अकेले व्यक्ति से ही बिजनेस शुरू करवा देते हैं एज ए कंपनी। तो उन्होंने कहा कि एक ओपीसी का कॉन्सेप्ट ले आओ, 1 पर्सन कंपनी, यानी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है। अदरवाइज देखो हमने क्या पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, पब्लिक के लिए कम से कम 7 होने चाहिए। तो हमने कभी ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए
प्रोविजंस के अंदर, एक्ट के अंदर, कि अकेला व्यक्ति भी कंपनी बना सके। जब अकेला व्यक्ति कंपनी बनाएगा तो इस कंपनी को वो रजिस्टर्ड भी करवाएगा, रजिस्टर्ड करवाएगा, लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी उसकी, लोगों का फेथ बढ़ेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, कभी भी धोखा देके नहीं भागेगा, गवर्नमेंट के ऊपर इसका कंट्रोल है, तो पब्लिक फेथ भी इसके ऊपर बढ़ेगा। इस कंपनी को क्लोज डाउन नहीं होगी क्योंकि ये कंपनी है और कंपनी निरंतर चलती रहती है, मेंबर्स हो ना हो कंपनी फिर भी चलती रहेगी। ये बिजनेस हमारा बंद हो जाता था डेथ के तुरंत बाद। तो इन फीचर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने ओपीसी का कॉन्सेप्ट लाया और अब एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है। तो धीरे धीरे सोल प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है और ओपीसी का लोग ज़्यादा निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जब बिजनेस ही करना है अकेले तो ऐसा बिजनेस करें ना जो कि रजिस्टर्ड हो, जो कि कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसलिए ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, देखिए 1% कंपनी क्या होगी? इन विच 1 मेंबर इज द ओनर। ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक ही जो मेंबर है वो क्या होगा बेटा? सदस्य होगा, एक ही मेंबर सदस्य होगा। अच्छा, तो ये थी हमारी 1% कंपनी के बारे में कुछ डिटेल। अब देखिए हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एक रहेगा। बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि जब बंदा ही एक है तो वही मेंबर रहेगा, यानी वही ओनर, वही डायरेक्टर, सब कुछ सारा काम वही करेगा। लेकिन इसे बताया गया कि इन केस ऑफ नीड, अगर कंपनी कुछ ज्यादा ही डेवलप कर जाए और हमें लोगों की आवश्यकता पड़ जाए तो हम 15 तक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कितने डायरेक्टर रख सकते हैं कंपनी के अंदर? 15। और एक ही मेंबर है तो हम उसी को डायरेक्टर मान लेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होगी बेटा? लिमिटेड, ठीक है। इसकी जो एग्जिस्टेंस होगी वो होगी इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। एग्जिस्टेंस या स्टेटस, एक ओपीसी का जो स्टेटस है यानी कि इसका जो मान्यता है वो कैसे मानी जाएगी? वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही मानी जाएगी। प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो नियम लगते हैं वो इसी के ऊपर लगेंगे। प्राइवेट कंपनी को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो बेनिफिट इसको भी प्राप्त होंगे। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है ना वो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। नंबर ऑफ मेंबर्स एक होंगे, डायरेक्टर एक ही होगा, आवश्यकता पड़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं। लायबिलिटी इसके मेंबर की क्या होगी बेटा? लिमिटेड होगी। और इसका जो स्टेटस है वो प्राइवेट कंपनी के इक्वल माना जाएगा, ठीक है। फिर है इसके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है बेटा नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है कि हमारे बाद हमारे उस काम को कौन संभालेगा, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनी। जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उस बैंक अकाउंट में मैंने अपनी वाइफ को क्या करवा दिया? एज ए नॉमिनी बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय चांस अगर मेरे कुछ हो जाता है तो उस अकाउंट को ऑपरेट करने का अधिकार मेरी वाइफ को मिल जाएगा। उस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो मेरी वाइफ को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसको मेरे जाने के बाद इस अकाउंट का ऑथराइज्ड जो होल्डर है वो बना के जा रहा हूं मैं। तो नॉमिनी इसलिए बनाते हैं कि हमने जो भी काम किए हैं उनको पीछे संभालने वाला कोई ना कोई बचे। देखो जब बेटा ओपीसी का निर्माण किया जाता है ना, मैं मान लो ओपीसी बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को कंपनी में थोड़ा सा अच्छा लगता है काम करना। मैंने ओपीसी बनाई तो मैं तो मेंबर बन गया, लेकिन रजिस्ट्रार जो है कंपनी का रजिस्ट्रार, फर्म का रजिस्ट्रार होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रार होता है,
कंपनी को जहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो जो रजिस्ट्रार है वो मेरे को ये कहेगा कि भाई नॉमिनी बताओ, तुम्हारे जाने के बाद इस कंपनी को संभालेगा कौन? तुम फ्रॉड करके चले जाओ तो तुम कुछ बेनिफिट कमा के चले जाओ तो तुम्हारा उस बेनिफिट का या फ्रॉड का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? तो रजिस्ट्रार को मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा नॉमिनी कौन है, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में या मैं ना रहूं तो वो नॉमिनी इस बिजनेस को इजीली ऑपरेट कर सके। तो ओपीसी बनाते टाइम एक नॉमिनी का हमेशा वर्णन करना पड़ेगा। और जब ये नॉमिनी, जैसे मान लो एक मेंबर था वो मर गया, नॉमिनी के हाथ में बागडोर आ गई, अब इस नॉमिनी को एक और नॉमिनी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इस नॉमिनी की डेथ हो जाए तो इसके बाद कौन संभालेगा? अगला नॉमिनी। अगला नॉमिनी जैसे ही संभालेगा इसको फिर से बागडोर मिल जाएगी, ये अपना एक और नॉमिनी बनाएगा। तो इस प्रकार नॉमिनी चलते रहते हैं। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद बताया गया इसके अंदर कि जो मीटिंग होती है, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होंगे उनकी मीटिंग के बारे में क्या बताया? इफ वन डायरेक्टर, हम कहेंगे कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्टर वो अपने आप से क्या मीटिंग करेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर ज्यादा है, हमने कहा था 15 तक हो सकते हैं, मोर देन 1, 2 है, 5 है, 8 है, तो मीटिंग होगी ट्वाइस इन ए ईयर, साल में 2 बार। अगर डायरेक्टर एक से ज्यादा है तो बेटा साल में उनकी 2 बार हम मीटिंग करवाएंगे। ये होता है डायरेक्टर्स की मीटिंग के ऊपर पॉइंट। और हर मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना ही होना चाहिए। क्या हुआ बेटा? अगर एक डायरेक्टर है तो कोई मीटिंग नहीं होगी, अगर डायरेक्टर एक से ज्यादा है 15 तक तो उन डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाएंगे साल में 2 बार। और 2 मीटिंग के बीच कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। एक मीटिंग हमने करवा दी 30 जून को करवा दी, एक मीटिंग हमने 30 जून को करवा दी। अब कम से कम 90 दिन का गैप देना पड़ेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो अक्टूबर में हम करवा सकते हैं, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, क्योंकि हमें 3 महीनों का गैप तो देना ही देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना 90 दिन का गैप होना चाहिए डायरेक्टर्स की मीटिंग के बीच में। अगला पॉइंट है, एक होती है बेटा AGM, इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ये साल में एक बार बुलाई जाती है, एनुअल, नाम ही पता चल रहा है। ओपीसी को इस मीटिंग से छूट है, ओपीसी को किसी प्रकार की एनुअल जनरल मीटिंग बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेंबर ही बेचारा एक है, वो किसके साथ मीटिंग करेगा? जहां पर मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर, वहां पर एजीएम को बुलाना जरूरी होता है। इसके बाद है कि ओपीसी हो चाहे कोई भी, देखो कंपनी नाम है ना, तो ध्यान रखना सेपरेट लीगल एंटिटी होगी और इसका प्रीपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी ये अनंत काल तक चलती रहेगी। मेंबर्स बदलते रहते हैं लेकिन कंपनी जो है एज इट इज चलती रहेगी। तो ये थे बेटा ओपीसी के कुछ प्रोविजंस। तो आज के लिए इतना ही, तीनों मैंने करवा दिए हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच मैंने एक डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस, आप उस डिफरेंस को पढ़ेंगे, ओपीसी के बारे में सारा पढ़ेंगे। और अगर कोई पॉइंट नहीं होगा तो हम अगली क्लास में इसका बचा हुआ पार्ट दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट है, माइनस अब पार्ट बचा है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो अच्छे से इसको रिवाइज करें, इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी यूनिट नंबर 2 का, ठीक है बेटा। थैंक यू।